नमस्कार साथियों, जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जोगटा अकेडमी ने इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की सीरीज़ को कंटिन्यू किया है। इस सीरीज़ में 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 की वीडियो। ये बहुत इनिशियल जो चैप्टर्स है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये इंसाइट दिया था कि जो शुरू के चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 टिल 5 चैप्टर, वहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी ज़रूरी है, जो कि आपके लिए अदरवाइज हेल्पफुल होती है लॉन्गर रन में याद रखने के लिए फैक्ट्स को, राइट। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू हमने एक देखा था स्टेट का, या कैसे हमने कहाँ से हमने पैसे इंक्लूड किए हिमाचल की इकॉनमी में, राइट। एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू हमने देखा था, एक ओवरऑल इकॉनमी हमारी कैसी ग्रो की है और कैसी बिहेव की है 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी सीरीज़ का चैप्टर 3। जैसे कि आप जानते हैं कि बाय दिस टाइम जो जोगटा अकेडमी की इकोनॉमिक सर्वे की बुकलेट है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम उस इंडेक्स से जाएं तो जो तीसरा हमारा चैप्टर है वो है पब्लिक फाइनेंस जो चैप्टर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो मैनी थिंग्स आर देयर टू लर्न इन दिस चैप्टर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ताकि देखिए माय आइडिया इज़, माय एफर्ट इज़ कि आप अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखे या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखे तो आपको फैक्ट्स को याद करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है, राइट। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट जस्ट दी स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि जैसे आप जानते हैं कि जोगटा अकेडमी के 3 बैचेस, जो कि 3 रिस्पेक्टिव हमारी ब्रांचेस है, शिमला में, चंडीगढ़ में, राइट, वो शुरू होने जा रही है, धर्मशाला में, राइट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यू कैन कॉल ऑन दी गिवन नंबर्स एंड इंश्योर योर एनरोलमेंट्स, राइट। ओके, तो आपको याद होगा लास्ट जो हमारी वीडियो थी चैप्टर 2 की, उसमें मैंने आपसे जाते जाते कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे या पोर्ट्रे किए गए थे क्वेश्चंस स्क्रीन पे। मैंने आपसे कहा था कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आप उसको ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की। तो आई होप आपने वो सॉल्व किए होंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप MCQs फॉर्म में ज़रूर एक बारी अटेम्प्ट करें। तो उसी सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे MCQs। तो आप इनको एक बार देखेंगे तो इनके आंसर्स यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जैसे चैप्टर के एंड में जो भी इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर होगा उसके एंड में जितने भी आपके क्वेश्चंस या MCQs होंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही हम आपको आंसर्स उसके बता देंगे, ताकि आप उसको एक दिन में आराम से सॉल्व कर सके और देख सके कि आपको कितनी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो ये इसके आपके आंसर्स हैं, राइट। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। जो आज का मेन हमारा पॉइंट है वो है डिस्कसिंग अबाउट दी थर्ड चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज द पब्लिक फाइनेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। तो आप देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का बेसिक मतलब क्या है? देखिए, फाइनेंस और पब्लिक, ओके, सो पब्लिक वर्ड हम जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो आती है एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, दैट इज बेसिकली दी पब्लिक थिंग। एंड सेकेंड, फाइनेंस। तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए 2 वर्ड्स हैं जिनको आप इकोनॉमी में, जनरल इकोनॉमी में या अदरवाइज भी आप सुनेंगे। एक है मॉनेटरी और एक होता है फाइनेंस, या फिर फाइनेंस को फिस्कल भी, कई बार इनको हम फाइनेंस और फिस्कल वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग, आप हमेशा अपने साथ ये अंडरस्टैंडिंग रखें। जब मैं मनी के बारे में कुछ भी कह रहा हूं, मतलब इफ आई एम टॉकिंग एनीथिंग अबाउट मनी, जब भी मैं पैसे के बारे में कुछ भी कह रहा हूं या पैसे के साइज के बारे में, कितना पैसा मेरे पास है, कितना मैं अर्न कर रहा हूं, कितना स्पेंड कर रहा हूं, एनीथिंग, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी थिंग। मॉनेटरी थिंग मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। बट अगर मैं फाइनेंस या फिस्कल वर्ड की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली मनी के अर्निंग से, अर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और मनी की जो आपकी स्पेंडिंग है उसके बारे में। तो जो एक्सपेंडिचर है, मनी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर की मैंने कितना पैसा खर्च किया,
एक, और दूसरा कि मैंने कितना पैसा अर्न किया। अगर मैं सिर्फ इन दो बातों पे बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस टर्म्स में या फिस्कल टर्म्स में, राइट। तो अब हम देखेंगे, अब हम इसको समझते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या है। बेसिकली पब्लिक फाइनेंस है गवर्नमेंट का पैसा, सिंपल। अब गवर्नमेंट का पैसा जो है उसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। मतलब फाइनेंस वर्ड आ गया तो मतलब कि गवर्नमेंट कैसे पैसा अर्न कर रही है, कैसे पैसे को स्पेंड कर रही है, ये सारी चीजें। गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें। डेट पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है जो मैं आपको पहले ही दे रहा हूं अबाउट दिस चैप्टर। सो अगर हम पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन भी देखें, अदरवाइज पब्लिक फाइनेंस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। जो सरकार की कमाई है और सरकार का जो खर्चा है उसको जिस सिस्टम के अंडर मैनेज किया जाता है उसे ही हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में ये जानने को मिलेगा कि बीते वित्तीय वर्ष में यानी 2024-25 जिसका ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने है, उस वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहां पे क्या खर्चे किए, कहां से जो सोर्सेस थे, जो जितने भी सोर्सेज है जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के पास है, दी रेवेन्यू सोर्सेज, दी अर्निंग सोर्सेज, दी इनकम सोर्सेज, कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पे एक्सपेंडिचर और कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया, माने कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया। ओके, so this all is about the public finance. Okay, so before we start, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम देखते हैं इस चैप्टर में इस बार, जो हाईलाइट की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था इकोनॉमिक सर्वे अपनी जो आपकी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो इनिशियल वर्ड्स आप देख रहे हैं वो है द इनैक्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंसाइट दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग ये बात है। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि देखिए क्या था कि 1999 तक गवर्नमेंट ने एक चीज रियलाइज की कि हमारे देश में एक चीज की कमी है, या पार्लियामेंट ने ये चीज रियलाइज की जिसे हम कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन इज बेसिकली द सेंस ऑफ स्पेंडिंग, कि आप किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द फिस्कल डिसिप्लिन। तो यानी आप खर्चा करो, जैसे गवर्नमेंट के लिए कहा गया कि गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट के खर्चों में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। जब भी अभी हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, बहुत सी चीजें आती है। बट गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रहा है उस खर्चे में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सेंस होनी चाहिए, राइट। तो उस सेंस को अदरवाइज आप देखेंगे कि उसको लीगल बैकिंग कुछ नहीं थी। तो क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करने की जरूरत है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उनको खर्चा करने की जरूरत है विद डिसिप्लिन, विद प्रूडेंस, विद द वाइज सेंस। इसीलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसे हम कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट था। इस एक्ट को नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया 2003 में, और फिर इसके बाद इसको स्टेट्स में इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट्स थी, रिस्पेक्टिव स्टेट्स थी, उन्होंने अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में पास किए बिल जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की तरह ही होंगे, सेंटर वाले लॉ की तरह। वैसे ही हिमाचल ने उसी सीरीज में हिमाचल प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को पास किया 2005 में। अब ये एक्ट बेसिकली कहता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये एक्ट एक लीगल बाइंडिंग थ्रो करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट को जब भी खर्चा करना है डिसिप्लिन के साथ करना है, खर्चा करने से नहीं रोकता है। ये बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है दैट शुड बी डन with sense, it should be done through the discipline। ठीक है, वो FRBM की एक लीगल बाइंडिंग गवर्नमेंट पे हो जाती है। जैसे आप फिस्कल डिसिप्लिन को कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को 100 रुपए खर्च करने हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट 10 रुपए की 10 लोगों को सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी, जैसे कि आप जानते हैं, सब्सिडी एक ऐसा बेनिफिट होता है जो किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल बर्डन कम करता है। बट सब्सिडी से गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता है, राइट। गवर्नमेंट को सब्सिडी से केवल दुआएं मिलती है और कुछ नहीं मिलता है।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अर्न नहीं करता है कुछ सब्सिडी से, सब्सिडी एक बार दे दी तो दैट इज ओवर, फाइनेंशियली इकोनॉमिकल टर्म्स में दैट इज ओवर। तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए खर्च करने ही है तो गवर्नमेंट कैसे खर्च कर रहा है? अभी तक 10 लोगों को उन्होंने 10-10 रुपए की सब्सिडी दे दी, 100 रुपए खत्म हो गए। अब इस 100 रुपए का कोई भी मनी मल्टीप्लायर नहीं होने वाला है, राइट तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बजट मैनेजमेंट एक्ट में ये कहा गया है, या फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है या फिस्कल प्रूडेंस क्या होता है, वो ये है कि आप 100 रुपए को इस तरीके से भी तो खर्च कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, आप 50 रुपए दीजिए किसको? 5 लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने 5-5 रुपए दे दी, यानी आपने सब्सिडी का जो क्वांटम है वो कम कर दिया, यानी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी। पहले आप 10 रुपए दे रहे थे, अब आपने 5 रुपए दिए, तो 50 रुपए यहां हो गए। आपके पास 50 रुपए अभी भी है, इस 50 रुपए का आप 10 लोगों को 5-5 या 5 लोगों को 10-10 रुपए का लोन दे दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? स्पेंड तो यहां भी 100 हुए, स्पेंड तो यहां भी 100 हुए, बट यहां की स्पेंडिंग में 50 रुपए की सब्सिडी गई है और 50 रुपए के लोन गए हैं, और लोन में गवर्नमेंट विल अर्न दी इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा। इसको हम, ये एग्जांपल है फिस्कल प्रूडेंस का या फिस्कल डिसिप्लिन का। चलिए तो मैं आपको बताते चलूं कि हम इस चैप्टर में देखेंगे गवर्नमेंट ने कैसे, बिल्कुल एक कट शॉर्ट जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या अर्न कर रही है, कहाँ से अर्न कर रही है अर्निंग्स, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने हैं, कहाँ पे है। ठीक, ओके चलिए अब देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट। फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट, देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज हो रही है। जैसे हम पहला देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। फिर आप देखेंगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स इन एड, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनके जो स्टैट्स है इनको, या इनके जो फैक्ट्स है इनको, इनकी परसेंटेजेस, इनके जो नंबर्स है, इनको याद करने से पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दैट एनी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पैसे कमाने के सोर्सेस और उनके एक्सपेंडिचर के सोर्सेज है, उनको हम एक बारी एक चार्ट के थ्रू फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हम अगर कोई स्टैट्स पढ़ रहे हैं ताकि उसको आप कनेक्ट कर पाओ उस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी यहां पे। एक है आपके पास रिसीट्स। देखिए रिसीट्स जब मैं कहता हूं तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की कमाई के बारे में, और अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और जब मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट के खर्चे के बारे में। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर मैं वहां पे सीधा जाके टर्म्स आपको बताऊंगा और सीधा हम नंबर्स को देखेंगे, राइट, तो क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात कही है इस चैप्टर में, ये जो इनिशियल चैप्टर्स है इनमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना जरूरी है, तो आप ज्यादा समय तक फैक्ट्स को याद रख पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है या रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि बेसिकली ये क्या पॉइंट था, ताकि आप ज्यादा समय तक इसको याद करेंगे, और आप इस चार्ट के को बना के और इस चार्ट का यूज करके भी यहीं पे इसको आप अपडेट करके एक सेपरेट चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपको जैसे हम जो भी चीजें यहाँ पे देखेंगे तो आप यहीं पे इसको इंक्लूड करके जो नंबर्स है जो कि अवेलेबल है इकोनॉमिक सर्वे में, उसको यहीं पे अपडेट करके आप इसको भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर रिविजन्स। चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें उनकी देखनी होती है रिसीट्स। रिसीट्स बेसिकली रेफर करती है किसको? कमाई को, गवर्नमेंट की कमाई। और एक्सपेंडिचर एक्चुअली हियर एंटेल्स दी खर्चा माने जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, और ये है कमाई। बस दो ही कंपोनेंट्स है सर, ये कंपोनेंट्स है स्टेट की, गवर्नमेंट के। अब इस कंपोनेंट में रिसीट्स को पहले हम देखते हैं ध्यान से। जो रिसीट्स है सरकार की, यानी जो गवर्नमेंट की कमाई है, जो गवर्नमेंट की कमाई है उसको पहले ध्यान से देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट की जो कमाई होती है उसके भी दो सेगमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जी रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स दो कंपोनेंट्स हैं। रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं।
इसको मैं लिखूंगा टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, RR here stands for टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अब टैक्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। यू कैन मेक दिस चार्ट, आप अपने पास ये बना सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू रिसीट के भी दो कंपोनेंट्स है जी, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट और एक है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, और नॉन टैक्स में हम देखेंगे क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इससे पहले ये हो गया। अब आता है कैपिटल रिसीट। पहले मैं इसको बना देता हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ इट। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट में बना दूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे होता है डेट क्रिएटिंग। देखिए, इसका होना पता होना इसलिए जरूरी है ताकि आगे जाके जब आप इन टर्म्स को पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, और यहाँ पे आ गई नॉन डेट क्रिएटिंग CR स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, राइट। तो क्विकली देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। जो गवर्नमेंट की, अब सिर्फ फोकस कीजिए गवर्नमेंट की कमाई पे। जो गवर्नमेंट कमाई करता है, जो गवर्नमेंट अर्न करता है, उसमें गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू कमाई होती है, एक कैपिटल कमाई होती है। ठीक है, तो रेवेन्यू कमाई क्या होती है? अगर मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक डेफिनेशन दूं रेवेन्यू रिसीट्स की, यानी ऐसी कौन सी कमाई है जिसे हम रेवेन्यू कमाई कहते हैं गवर्नमेंट की? यही कमाई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐसा ही चार्ट बनता है, सेंटर का भी ऐसे। तो आप देखेंगे जब भी कोई देश या कोई भी प्रदेश कमाता है कुछ, तो उसकी कमाई को हम दो सेगमेंट्स में बांटते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। एक बेसिक डेफिनेशन देता हूं आपको रेवेन्यू रिसीट की। जो भी गवर्नमेंट की डेली बेसिस की कमाई है वो रेवेन्यू रिसीट है, यानी जो रोजमर्रा की कमाई गवर्नमेंट कर रही है वो रेवेन्यू रिसीट है। अब ये तो होगी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन में कैटेगराइज करें तो सर, गवर्नमेंट जब भी रेवेन्यू रिसीट को अट्रैक्ट करता है, मतलब रेवेन्यू रिसीट ऐसी कमाई होती है गवर्नमेंट के लिए जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है और ना ही गवर्नमेंट की जो पूंजी है, एसेट्स, वो कम होते हैं। सो रेवेन्यू रिसीट इज दैट earning or that income of the government which neither creates any liability on the government nor reduces the assets of the government। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। ये रेवेन्यू रिसीट है। सर, इसके ठीक ऑपोजिट आती है कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या हुई? बिल्कुल ही जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई कि जो रोजमर्रा की कमाई नहीं है गवर्नमेंट की, है ना, ये इसका फिक्स नहीं है, कभी आ भी रही है, कभी नहीं भी आएगी। अच्छा, अगर इसको फॉर्मल डेफिनेशन में देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। कैसे? कि कैपिटल रिसीट इज दैट इनकम ऑफ the government which either reduces the assets or it creates the liability। इससे ना तो गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी चढ़ती है, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स कम हो रहे हैं। इससे या तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है इस कमाई से, या तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते। एक चीज होगी सर, या तो लाइबिलिटी आएगी या फिर एसेट्स कम होगी, इससे कुछ भी नहीं होगा सर। ठीक, चलिए अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट्स हमने देखे। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट के भी दो पार्ट्स हमने देखे, टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। मतलब जो रोजमर्रा की जो कमाई है सरकार की, उसके भी दो कंपोनेंट्स है, यानी रेवेन्यू रिसीट के दो कंपोनेंट्स है, टैक्स यानी टैक्सेस से जो पैसा आता है और नॉन टैक्सेस से जो पैसा आता है। अब देखो, टैक्सेस आप जानते हैं कि दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जहां पे टैक्स को पे करने का बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी मुझे ही गवर्नमेंट तक वो टैक्स पहुंचाने पड़ेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए डायरेक्ट टैक्सेस के, आप इनकम टैक्स देखते हैं, पीआईटी पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवाई। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस के। सबसे फेमस आप देखेंगे आपका इनकम टैक्स रहता है। तो पर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जहां पे आप गवर्नमेंट तक टैक्सेस नहीं लेके जाओगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि गवर्नमेंट तक आप टैक्स पे करो। मतलब पे तो आपको करना है पर गवर्नमेंट तक पहुंचाना नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक चॉकलेट खा रहा हूं तो टैक्स तो मैंने ही पे किया उसमें, जैसे हम इसमें फेमस देखते हैं जीएसटी, टैक्स तो मैं ही पे करूंगा पर गवर्नमेंट तक पहुंचाने का बर्डन मुझ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट तक टैक्स भी मुझ पे लग रहा है और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम भी मेरा है। यहाँ पे टैक्स मुझ पे लगेगा बट गवर्नमेंट तक टैक्स को पहुंचाने का काम मेरा नहीं है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखते हैं जीएसटी। अब जो पहले जमाने के जो फर्स्ट जनरेशन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में, वो अब सबस्यूम हो गए हैं किसमें? आपके जीएसटी में, आफ्टर दी 2017
जब से जीएसटी लागू हुआ है, पर फिर भी आप देखेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऐसे कुछ टैक्सेस है अभी। तो जो टैक्सेस से पैसा कमाती है स्टेट गवर्नमेंट वो यहाँ आ गए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा कमाते हैं वो यहाँ आ गया जी। ये होगी हमारी रेवेन्यू कमाई, रेवेन्यू में टैक्सेस से कमाई। अब नॉन टैक्सेस से भी रोजमर्रा का पैसा आता रहता है, जैसे आप देखेंगे फीस आती है किसी चीज की, फाइन्स ले रही है स्टेट गवर्नमेंट, पेनल्टीज लग रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रांट्स आ रही है। यानी ये ग्रांट्स वो पोर्शन है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या हिमाचल की इनकम का जो कि सेंटर उन्हें दे रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रांट्स। ठीक है, तो ये आपके, और इंटरेस्ट पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट ने, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने मान लेते हैं लोन किसी को दिया हुआ है सेंटर, हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ने, तो वो उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यानी नॉन टैक्सेस रेवेन्यू रिसीट में आपके फीस, फाइन्स, जैसे आप गाड़ी की आरसी बनाते हैं उसके पे जो चार्जेस लगते हैं वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आती है। पेनल्टीज आप पे ले रही है वो अलग अलग चीज़ों पे, फीस, फाइन्स, ये ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे। ग्रांट्स मतलब जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ ग्रांट इन एड दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, वो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। बाकी हम देखते हैं कैपिटल रिसीट्स को। कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट की कमाई है कैपिटल रिसीट्स जहां पे ये या तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी डाल रही है या फिर ये गवर्नमेंट के एसेट्स को कम कर रही है। ठीक है, ये होती है कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट्स के भी दो पार्ट है, इसको याद रखेंगे आप। एक होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, DCCR, और एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब इनमें क्या फर्क है? देखो, डेट क्रिएटिंग वो होती है यानी ऐसी कमाई सरकार की, पहली बात तो ये रोजमर्रा की कमाई नहीं, और दूसरी ऐसी कमाई जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई कर्जा चढ़ जाए, उसको हम बोलेंगे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में हम क्या लेते हैं? बोरोविंग्स, यानी जितनी भी बोरोविंग्स की है गवर्नमेंट ने, यानी उधार लिया है लोन के थ्रू, मार्केट बोरोविंग, वो सारा हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, वो होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डन हुई सर, ये हमारी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अच्छा, अब देखते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी ऐसी गवर्नमेंट की कमाई जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा तो नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि कर्जा चढ़ाने वाली ये है, क्योंकि देखो ना, बोरोविंग से जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है तो कमाई तो हो जाती है गवर्नमेंट की, पर वो लायबिलिटी आ गई ना सर, क्योंकि यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट। सो ऑल द बोरोविंग्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दे एनकम्पासेस इन दी दिस डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब देखते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी जिससे डेट क्या होता है? कर्जा है ना, जिससे कर्जा नहीं चढ़ता है, नॉन डेट क्रिएटिंग। अब इसमें कौन सी कमाई होती है? जैसे आप देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश जिसे हम कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। जो जब गवर्नमेंट अपने PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जब गवर्नमेंट अपने PSUs के शेयर्स को शेड कर देता है, बेच देता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट PSU है जिसे बोलते हैं इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को अगर डिसइन्वेस्टमेंट करे तो मतलब इंडियन रेलवेज में भी 100% शेयर्स ओनरशिप मैनेजमेंट किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर वो उसके शेयर्स बेच ले, मान लेते हैं 10% शेयर्स, 15% शेयर्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई कंपनी है, PSU है, अगर वो उनके शेयर्स बेच ले तो वो जो पैसा रेज करते हैं वो भी गवर्नमेंट की कमाई होती है, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनिवेश। इसके अलावा देखेंगे अब कि अगर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने, मान लेते हैं, जो लोन्स दिए थे, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं HP ने, फॉर एग्जाम्पल HP ने लोन दिया है उत्तराखंड को। ठीक है, तो अब उत्तराखंड दो चीजें देगा HP को, एक होगा प्रिंसिपल अमाउंट और एक होगा इंटरेस्ट। तो याद रखना है, जो भी इंटरेस्ट लोन पे गेन कर रहा है हिमाचल प्रदेश वो आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में, और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आएगा आपके रिकवरी ऑफ लोन, माने नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में। ठीक है, तो ये तो थी गवर्नमेंट की कमाई वाला पार्ट। अब देखते हैं आगे एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। तो देखो, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी दो तरीके की होती है। सिमिलरली जैसे आपकी कमाई थी, सेम वैसे ही ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नेक्स्ट आ गया आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो बिल्कुल वही अंडरस्टैंडिंग, यही वाली अंडरस्टैंडिंग आप यहां पे लेके जाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो कमाई है जिससे गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं, मतलब ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है। यानी पहली बात तो ये रोजमर्रा की जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो है, यानी जैसे रेवेन्यू रिसीट हुई ना रोजमर्रा की कमाई, वैसे ही डेली बेसिस का जो खर्चा है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे गवर्नमेंट के ना ही कोई
लाइबिलिटी कम हो रही है, ना ही कोई एसेट्स क्रिएट हो पा रहे हैं, ठीक है। वो एक फॉर्मल डेफिनेशन हुई। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू जनरेट एनी एसेट और द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रिड्यूस देयर एसेट्स, ठीक है। वो होती है आपकी रिड्यूस देयर लाइबिलिटीज, वो है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता क्या क्या है। जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट सैलरीज डिस्बर्स कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज डिस्बर्स कर रही है, सब्सिडीज डिस्बर्स हो रही है। फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट पेंशन्स डिस्बर्स कर रही है, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज ये डिस्बर्स कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो इन चीज़ों से, इन खर्चों से ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट बन रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखो जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई, जैसे कि कोई ब्रिज बन गया, कोई रोड बन गया, कोई टनल बन गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया कोई, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लोन दे दिया, लोन भी से भी तो खर्चा हुआ है ना, तो लोन जो दिया वो भी आपका क्या रहता है, एक्सपेंडिचर रहता है, ठीक है, राइट। और आप देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ आती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, और यहाँ पे आप लिखते हैं एक रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। इन दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी है। लोन्स होता है जो गवर्नमेंट ने दिए लोन्स, यानी हिमाचल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये वो वाले लोन हैं जो हिमाचल दे रहा है। जैसे अभी हमने देखा यूके को दिया, और जो लोन लिया था उसके लिए जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो हो गया रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे हैं और ये गवर्नमेंट की कमाई है, ठीक है जी। अब देखो यही वर्ड्स हम देखेंगे, यही वर्ड्स का जिक्र आपको पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर, पब्लिक ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें मिलेगा। अब हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते हैं फैक्ट्स को देखने। चलिए जी अब शुरू करते हैं। जैसे पहला उन्होंने वर्ड क्या लिया, टोटल रेवेन्यू रिसीट। तो कुछ नहीं है जी, हमें बस यहां पे देखना है क्या, टोटल रेवेन्यू रिसीट, यानी इसकी बात की जा रही है। जो भी टोटल रेवेन्यू रिसीट है उसको प्रोजेक्ट किया गया था, किसमें, कितना किया गया था, 42,153 करोड़। यानी जो रोजमर्रा की कमाई गवर्नमेंट की रहेगी वो रहेगी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, 42,153। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से अपने पास लैंडस्केप में बना के, आराम से एक A4 शीट में बना के यहाँ पे ही अब अपडेट कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट कितनी रही। जैसे आप लिख लोगे यहाँ पे 14,153 करोड़, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस तरीके से ये चार्ट मतलब हेल्प करे। ओके, अब यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इसको आराम से। तो इस बार जो रोजमर्रा की कमाई जो रखी गई थी या एक्सपेक्ट की गई थी, वो की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट एस्टिमेट्स पे। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि देखिए एक इकोनॉमिक सर्वे में 3 चीजों के बारे में बताया जाता है, या बजट के बारे में 3 चीजों में बताया जाता है। एक होता है एक्चुअल मतलब जो ईयर हो चुका है। जैसे मैं भी आज की बात करूं, आज की अगर आप बात देखेंगे, अभी ईयर चल रहा है 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर। तो अभी कंप्लीट कौन सा ईयर हुआ है जिसके हमारे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल होगा, वो है सिर्फ 2023 और 2024। सेकंड, अभी हम देखेंगे बजट एस्टिमेट्स किसके, 2024-25 के, इसी का इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास है। और एक बजट एस्टिमेट और देखेंगे। देखो अभी हम 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हाल ही में खत्म हुआ है 31 मार्च। अभी हम उसके डेटा को असेस नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी वो कंप्लीट हो गया है, बट एक्चुअल डेटा हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल होता है, ना ही सेंटर लेवल पे, ना ही स्टेट लेवल पे, ठीक है। और आप देखेंगे ये होता है बजट एस्टिमेट, यानी जो अगला जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, ठीक है। अभी देखो जो बजट आया, मान लेते हिमाचल की बात करो आप, हिमाचल में जो बजट आया, हिमाचल में बजट एस्टिमेट लगाई गई कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, यानी 25-26 का जो शुरू हो गया है 1 अप्रैल 2025 से, उसमें हिमाचल की इकोनॉमी कैसे बिहेव करेगी, उसके एस्टिमेशन आपको दिखेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बजट एस्टिमेट लगाया गया था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ठीक है। तो क्योंकि देखो जब इकोनॉमिक सर्वे आता है या जब आया होगा, इकोनॉमिक सर्वे के दौरान जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, जो इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर था, वो खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, तो अभी
इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रेंड्स है अभी वो एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था जब इकोनॉमिक सर्वे आया था। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2024-25, उसमें क्या एस्टिमेट लगाया गया था, बजट एस्टिमेट क्या लगाया गया था, वो कितना था कि टोटल रेवेन्यू रिसीट कितनी रहेगी 42,153, ठीक है, जो कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे काफी ज्यादा है 33,438। अगर हम देखें, मान लेते हैं हम अगर 2023 की बात भी करें, 2023-24 की, तो भी आपका रफली जो फाइनेंशियल ईयर था ये वाला, जिससे पिछला था, इससे भी पिछला, तो वहां पे जो हमने बजट एस्टिमेट रखा था, बजट एस्टिमेट में जो टोटल रेवेन्यू रिसीट रखी थी वो रखी थी लगभग 39,000 करोड़ के आसपास। उससे भी इस बार ज्यादा है। मतलब इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिमाचल में कि जो हम रेवेन्यू कमाएंगे, जो रिसीट हमारी होगी रेवेन्यू सोर्सेज से, मतलब डेली बेसिस पे, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आ गया, टैक्स रेवेन्यू रिसीट आ गया, ये वाला पार्ट, ये हमारा लगभग कितना रहेगा 42,153 करोड़। चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टाइप्स में। अब देखो टैक्स में से कितना आएगा जी, टैक्स रेवेन्यू ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट और टैक्स रेवेन्यू रिसीट में एक चीज याद रखनी है, एक बड़ी ही टिपिकल सी पेक्युलर सी चीज होती है स्टेट के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी टैक्स की एक रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट उनकी भी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स की रेवेन्यू रिसीट में एक खास चीज होती है कि स्टेट अपने टैक्सेस जो लेवाई करता है, जो अपने टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, उससे तो उनको पैसा आता ही आता है। जैसे कि आप देखेंगे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हिमाचल में बिक रही है उस पे वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। और दूसरा, जितना भी आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें इन हिमाचल में आ रही है, इस पे भी आपके जीएसटी ना लगते हुए वैट लगता है। तो ये हिमाचल के अपने भी तो कुछ रिसोर्सेज है ना, टैक्सेस की सोर्सेज है, उससे जो वो कमा रहा है वो तो है ही है। साथ में जो सेंटर है ना, क्योंकि देखो सेंटर के पास एक्सटेंसिव सोर्स है, सेंटर के पास काफी बड़ा सोर्स है स्टेट के मुकाबले टैक्सेस का। अब देखो इनकम टैक्स वो पैसा सेंटर के पास जाता है, जीएसटी का ज्यादा शेयर सेंटर के पास जाता है, ठीक है, और भी जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स सेंटर के पास जाता है, और भी बहुत सारे टैक्सेस है जो सेंटर के पास आते हैं। इसलिए सेंटर बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कुछ अपने टैक्स का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट के साथ, ठीक है। तो बस यानी स्टेट की जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट है उसमें सेंटर का दिया हुआ टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट माने इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर, जो कि एस्टिमेटेड कितना किया गया है 14.9, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का एस्टिमेशन लगाया गया था। सर अभी बात एस्टिमेशन की हो रही है क्योंकि अभी एक्चुअल्स नहीं हुआ है। क्यों, मैं आपको फिर से बता दूं, जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो 2024-25 वाला फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए अभी एस्टिमेशन की बात लगाई जा रही है। अभी एक्चुअल्स तो हमें आगे जाके पता चलेंगे ना। तो हमने क्या बोला कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट में जिसमें सेंटर वाला शेयर भी हमारे पास है, उसमें हमने एस्टिमेशन लगाया था कि वो 14.99% पिछले ईयर के मुकाबले बढ़ा है, जो कि टोटल है 25,225 रुपए। इसको आप अपडेट करेंगे कहां पे, यहाँ पे यू विल अपडेट दिस हेयर। जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट है वो यहाँ पे होगा 25,000 वाला, वो यहाँ पे अपडेट करेंगे आप, ठीक है जी। नेक्स्ट आया ग्रांट एंड एड। अब याद करो कि ग्रांट एंड एड क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो ग्रांट कितनी है। ग्रांट एंड एड हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 18,413 और टू 13,287। देखिए ये कोई एबनॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ये कंसिस्टेंटली 2020-21-22 को छोड़ के 22-23, 23-24, 24-25 पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में सेंटर जो जितना पैसा स्टेट को डेवोल्यूशन कर रहा था या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसमें हमें डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इफ गिव्स द मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट इट क्रिएट्स द डेंट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें अफेक्ट क्या है, देखो अब इसमें अफेक्ट कौन सी स्टेट हुई, जैसे आप देखेंगे मेघालय, मिजोरम, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसमें हिमाचल आ गया। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो मेजरली जिनकी जो टैक्स की रेवेन्यू आपकी जो रेवेन्यू रिसीट आती है ये वाली, तो इसमें मेजर पार्ट नॉन टैक्स में ग्रांट्स का रहता है।
ठीक है जी। तो ग्रांट्स अब आपको कम हो रही है, ग्रांट्स धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कम दे रही है। अब इसमें वो वाली स्टेट्स अफेक्टेड है जिसमें हिमाचल भी एक अफेक्टेड स्टेट है, जो मेजरली अपने रेवेन्यू रिसीट पे मेजरली रिलाय रहती है, किस पे? टैक्स रेवेन्यू रिसीट पे और फिर ग्रांट्स पे। तो ग्रांट्स कम होगी तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू रिसीट है उस पर फर्क पड़ेगा ही, तो इसलिए वो डेक्लाइन हमें देखने को मिला। ठीक है जी, वो इतना इस बार इतनी ग्रांट एंड एड दी गई है 13,287। अब इसको आप अपडेट करोगे यहाँ पे, है ना, यू कैन राइट इट हेयर, ठीक है, कि ग्रांट कितनी मिली है इस बार। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलेंगे आप कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3,641 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट मतलब ये बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, यानी जो आपका फीस, फाइन्स, ग्रांट्स को एक्सक्लूड करके आ रहा है। ये ग्रांट्स को तुमने अलग से लेना है, तो ग्रांट भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, पर ग्रांट को हमने पहले इंक्लूड कर दिया 13,000 समथिंग करोड़। यहाँ पे है फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इससे जो पैसा आया वो कितना आया जी? वो आया आपका, वो एक्सपेक्ट किया गया था कितना? 3,641। इसको आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, मतलब ग्रांट्स को छोड़ के ये जो आपका नॉन टैक्स का रेवेन्यू रिसीट है उसको आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। ओके, फिर चलते हैं एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं जी, ये रिसीट का पार्ट था, इसको ऑल्दो हम आगे जाके इसको हम सब सेक्टर्स में भी डिवाइड करेंगे, बट अदरवाइज अब हम सीधे चलते हैं एक्सपेंडिचर की, यानी लेट मी टेल यू, अब हम बात करें खर्चे की, स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे की। तो एक्सपेंडिचर इज बजटेड, यानी इस बार कितना खर्चा करने का एक्सपेक्टेशन रखा है? 58,444, यानी इतनी कमाई, बिल्कुल क्लियर कट ये याद रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कमाई आपने एक्सपेक्ट की है, मतलब जो बजट एस्टिमेट में थी वो रहेगी 42,553 करोड़। ये तो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ये बेसिक कई चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और इस बार जो एक्सपेंडिचर है वो है 58,444 करोड़। ठीक है, तो ये आपका हो गया 58,448। ठीक है, और इसको देखा था हमने 42,153, ये आपका करोड़ है ये। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, अपडेट करेंगे। चलिए, तो इस बार हमारा ये खर्चा, अब उसमें भी देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बता रहे हैं 46,667, यानी ये रेवेन्यू रिसीट को उन्होंने 46,000 करोड़ बोला, और आपका जो कि देखो आगे क्या बोल रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगाया गया था 46,667 करोड़, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का, यानी जो जितना खर्चा टोटल किया जा रहा है उस खर्चे का वो 79% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने करने की बात की थी 2024-25 के बजट एस्टिमेट में, जो इकोनॉमिक सर्वे में आज हम देख रहे हैं, उसमें जो भी खर्चा टोटल किया गया था या करने की बात की गई थी, तो उसमें से 79.85% खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ होगा। मतलब इट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस सैलरी, सब्सिडीज, पेंशंस, education, higher education, और education services, your health services, interest payments, all of this, ये जो revenue खर्चा है ये 79.85% खर्चा है टोटल एक्सपेंडिचर का। डन, ठीक है। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 6270, राइट, 6270, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है किसको? 10.73% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर को। यानी ये जो खर्चा है जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, लोन की रीपेमेंट आती है, लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये कोई ब्रिजेस, टनल्स, ये सब बनना होता है, इसमें हम करेंगे जो एक्सपेक्टेशन थी 6270 करोड़। ठीक है, इसको आप अपडेट करेंगे यहाँ पे 6270, जो कि टोटल परसेंटेज का रहेगा आपके 10.73%, 10.73%। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट हैव इंक्रीज्ड बाय 10.5%, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो गवर्नमेंट दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको याद होगा इस सेगमेंट का पार्ट है, ये जो आपने देखा ये इस सेगमेंट का पार्ट है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का खर्चा है, डेली बेसिस का खर्चा है, उस पे जो खर्चा इंटरेस्ट देने पे, यानी जो पिछले लोन लिए थे उस पे जो खर्चा है वो इस बार कितना बताया गया है? वो है 10.55% ऑफ दी 6255 करोड़ इन, जो कि क्या है?
काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप देखेंगे द amid the fiscal position of the country of the state, we know we can expect that we are in line of getting so much of borrowings। तो आप देख रहे हैं जो कि आर्थिक स्थिति बनी हुई है स्टेट की, उसकी वजह से हम स्टेट गवर्नमेंट को देखेंगे, पाएंगे कि बोरोइंग्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे देखो ग्रांट एंड एड्स भी कम हो गया, तो बोरोइंग्स पे रिलाय आपको करना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स पे रिलाय करोगे तो इंटरेस्ट तो जाएगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट आप देखेंगे बढ़ती हुई आपको मिलेगी। फिर आप देखेंगे इस बार बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन सर्विसेज है उसके लिए 9810 करोड़ बढ़ाया है। इसको अभी आप स्टैंड आउट पॉइंट्स है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हेल्थ सेक्टर में आपने जो खर्चा किया है वो है 3390 करोड़। ओके जी, अब आगे चलते हैं। जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट आप जानते हैं, रेवेन्यू रिसीट आपकी ये रहती है। रेवेन्यू रिसीट इज दिस, ये वाली रेवेन्यू रिसीट जो डेली बेसिस की कमाई है सरकार की। रेवेन्यू रिसीट जो जीएसडीपी है, कल हमने देखा था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं स्टेट में उसका टोटल मनी वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीएसडीपी। तो जीएसडीपी का जो हम परसेंटेज देखते हैं वो किस बेसिस पे देख रहे हैं यहाँ पे, यानी जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया रेवेन्यू से वो जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है, ये यहाँ पे सवाल है, वो है 18.15%। ठीक, वैसे ही टैक्स रेवेन्यूज में से, रेवेन्यू रिसीट में से हमने अलग कर दिया क्या, टैक्स से जो पैसा आ रहा है टैक्स रेवेन्यू रिसीट, वो जीएसडीपी का 10.86% है। ठीक है, मतलब टैक्स से इतना होगा ना, जो नॉन टैक्स से बचा वो 18.15 माइनस 10.86 वो नॉन टैक्स से आ रहा है हमारे पास। फिर हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ, राइट। अब हम एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, टोटल खर्चे का 25.17%, ये टोटल खर्चे का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है, यानी जीएसडीपी का कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर हम देखते हैं, यानी जितनी जीएसडीपी है हमारी, जितनी भी हमारी मनी वैल्यू है ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका 25.1% आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, राइट। और उसका 18.15% आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। सिर्फ रेवेन्यू रिसीट, टोटल रिसीट्स की बात नहीं की हमने, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है जो कि मेंस में पूछे गए थे, राइट। तो अब चलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीट की तरफ, यानी अब थोड़ा सा डिटेल इसका हम देखेंगे, दिस वाले का टैक्स रेवेन्यू रिसीट का ना, एक एक करके हम सेगमेंटल या सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है टैक्स रेवेन्यू रिसीट की, देखो स्टेट्स टैक्स इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,225 करोड़, जो कि ये हमने पहले भी इंफॉर्मेशन देखी है, जिसमें कि राइज आपको देखने को मिलेगा, यानी हमने 21,936 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लगाया था कि जो हमें टैक्स से कमाई होगी 2023 और 24 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इस बार हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी पिछले जो बजट है उसमें, या जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टैक्स से पैसा जो कमाएगी वो होगा 25,225 करोड़, जिसमें 14.9% का राइज हमें देखने को मिला इसके मुकाबले। डन। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टेट ओन टैक्स टू टोटल रिसीट्स, यानी जो भी टोटल रिसीट्स है उसमें से स्टेट के अपने टैक्सेस में इंक्रीज हुआ है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट के पास जो टैक्सेस आते हैं उसमें सेंटर से भी टैक्स का डेवोल्यूशन होता है, यानी सेंटर भी शेयर करता है कुछ टैक्सेस अपने स्टेट्स के साथ। पर ये बात कर रहा है कि जो स्टेट के अपने टैक्सेस है टोटल रिसीट्स में, अपने टैक्सेस का जो परसेंटेज है, यानी मान लेते हैं अगर सरकार ने 100 रुपए कमाए, टोटल जो रिसीट्स है, यानी अगर सरकार ने ये टोटल 100 रुपए कमाए, मान लेते हैं टोटल रिसीट्स ये हुई ना दोनों, जिसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो उसमें से क्या बता रहा है ये, उसमें से 27.4% गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस से कमाया। ठीक है, जो स्टेट के ओन टैक्सेस है, जिसमें भी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ठीक, फिर अब चलते हैं, द शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस टू द टोटल रिसीट हैज आल्सो इंक्रीज्ड 18.3। तो गवर्नमेंट का जो अपना टैक्स रेवेन्यू था वो भी बढ़ा, स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू, और जो सेंटर से शेयर आता था टैक्सेस के थ्रू वो भी बढ़ा है ना। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो यूज कर सकते हैं, दे कैन यू नो ऐसा गैम्बल कर सकते हैं आपके साथ कि स्टेट का शेयर टैक्सेस में बढ़ा है और सेंटर का जो सेंटर का टैक्सेस का शेयर आता है वो कम हुआ है। पर ये दोनों ही जगह पे आप देख रहे हैं कि स्टेट का अपना टैक्सेस का शेयर भी बढ़ा है और ये जो आपका सेंटर से जो टैक्सेस का शेयर आ रहा है वो भी बढ़ा है, 18.3 बढ़ा है और ये 27.4 बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा इसको। स्टेट्स ओन
नॉन टैक्स रेवेन्यू टू टोटल रिसीव परसेंटेज हैज इंक्रीज टू 6.6। अब ये किसकी बात कर रहा है कि स्टेट का ये जो ओन नॉन टैक्स है यानी ग्रांट को निकाल के ये फीस फाइन्स, देखो अपना टैक्स अपना क्या है यहाँ पे, नॉन टैक्स वाला कौन सा पार्ट है यहाँ पे, आपको इस चार्ट में सब कुछ अपडेट करके क्लियर कट स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट करनी है, यहीं से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपने देखो हमने क्या बोला कि नॉन टैक्स में एक ग्रांट्स होती है जो कि सेंटर दिया करती है स्टेट्स को, तो ग्रांट्स तो अलग है, ग्रांट्स में भी इनफैक्ट डिक्लाइन हमने देखा था पीछे, बट उसके अलावा जो नॉन टैक्स बचा जिसमें स्टेट की अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, ये बात कही जा रही है। और उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 6.6% का। बहुत ही ईजी हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू नो द आर्ट ऑफ अप्रोचिंग द इकोनॉमिक सर्वे, इट बिकम्स सो ईजी, राइट। आई होप ये आपके लिए ईजी हो रहा होगा। अब चलते हैं नॉन टैक्स की तरफ, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे नॉन टैक्स की तरफ, ये वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, नॉन टैक्स, ठीक है। तो नॉन टैक्स की तरफ चलते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ पावर, आपके डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रिसीव्स फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, सोशल सर्विस सेक्टर एज हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हम बात करें नॉन टैक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में फीस, फाइन्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स, ये मेजरली आता है। बस ये रखना याद कि ग्रांट्स स्टेट का अपना नहीं होता है, वो सेंटर से उन्हें मिलता है। बाकी जो भी उन्हें आता है फीस, फाइन्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल कमीशन इज आस्किंग दी 600 रुपीज फीस फ्रॉम यू फॉर फिलिंग द HPS फॉर्म्स, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट की कमाई है और वो पैसा गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आता है, ये वाला नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आप देखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट इज लाइकली टू इंक्रीज, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट को इस बार हमने इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेशन लगाया है, ठीक है। तो मतलब इस पे इंक्रीज हमने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। जो इतना रखा था मतलब 3641 करोड़ एक्सपेक्ट किया था, जो कि पिछली बार से ज्यादा माना जा रहा है, कितना 9.50%। बिल्कुल सेगमेंटल अंडरस्टैंडिंग आप रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्विसेज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं किसका, टोटल रिसीट्स का, जो यानी जितना भी कमाई गवर्नमेंट करती है उसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर, ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में याद रखेंगे आप, उसमें इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, राइट, ये मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, यानी टोटल जितनी भी कमाई है उस टोटल कमाई का 4.8% आपका इकोनॉमिक सर्विसेज से आता है। इसके अलावा सोशल सर्विसेज एंड इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, प्रॉफिट आर लोएस्ट कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, लोएस्ट कंट्रीब्यूटर्स, यानी ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है जिसमें फीस, फाइन्स, ठीक है, या जो पेनल्टी ये सब जो लगता है, इससे जो पैसा आता है ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है रिसीट्स में। पर इसके अलावा अगर आप देखिए प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने बहुत ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, डिसबर्स नहीं किया, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो आएगी वो भी लिमिटेड ही रहेगी ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो टैक्स है, नॉन टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसमें मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं ये जो इकोनॉमिक सर्विसेज है। बाकी जो सोशल सर्विसेज है, इंटरेस्ट रिसीट्स है, यानी जो लोन दिए है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, है ना, वो कम है, ठीक है, वो आपके लोएस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो ये बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ग्रांट इन एड। देखो ग्रांट इन एड मैंने आपको बताया, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि आप जानते हैं ₹13 समथिंग करोड़ हमने यहाँ पे देखा था, जैसे कि आपको याद होगा। तो ये जो डिक्लाइन देखने को मिला था, है ना, ठीक है, तो ये है, तो 13,287 करोड़ ग्रांट इन एड एक्सपेक्ट की गई है इस बार, ठीक है। तो ग्रांट इन एड में आपको 287 करोड़ डिक्रीज देखने को मिला, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। 13,287 करोड़ जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी जो आपका 23 और 24 है, इससे पिछला, उसके लिए आप देखेंगे जो ग्रांट इन एड है वो कितनी थी, 15,185। तो मैंने आपको बता दी कंसिस्टेंटली वो डिक्रीज हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। जैसे कि ये चार्ट बता रहा है कि जो देखो 2022-23 में जिसके एक्चुअल्स हमारे पास अवेलेबल है वो 27.6% थी टोटल रिसीट की, और वो यहाँ पे आ गई है 25.2, अब वो गिर के आ गई है 24.1। देखो ग्रांट इन एड रिसीट्स टोटल रिसीट्स का 27.6%, 26 पॉइंट, ये कब थी 2023 में, और ये अभी कितनी रही है 24.1%। यानी जितनी भी टोटल कमाई हिमाचल की हुई है, एज सिंपल एज दैट, उसमें से 24.1
1% पैसा आता है जो ग्रांट उन्हें मिलती है कहाँ से, टोटल कमाई का 24.1% वो पैसा आता है कहाँ से, आपके रेवेन्यू रिसीट से, अपना ग्रांट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 24.1%, जो कि टर्म्स में कितना था, 13,287 करोड़। ठीक है जी, ये आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ओके जी, तो ये था हमारा ग्रांट इन एटी। अब देखते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के बारे में। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, अब देखो याद करो क्या है नॉन डेट, मैंने आपको पहले बता दिया है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट मतलब हम इनकी बात करें, यानी हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम रिकवरी ऑफ लोन की बात करेंगे, हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, मैंने आपको पहले ही कैटेगराइज करके बता दिया है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इस पे फोकस करेंगे। अब इसके बारे में क्या कहते हैं आइए देखते हैं। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, जैसे कि हम जानते हैं रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। अब देखते हैं इसमें से कितनी हमारी कमाई हुई है। तो बजट एस्टीमेट में 28 करोड़ हमें रिकवरी ऑफ लोन, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने जो पहले पैसा दिया होगा कभी लोन पे, उस पे जो रिकवरी हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट वाली रिकवरी, तो वहां पे आप देखेंगे वो 28 करोड़ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट से कोई इनकम नहीं हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसी कोई पीएसयू नहीं है स्टेट के अंडर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट तो तब होगी ना जब उसके शेयर्स आप बेचेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा नहीं आया है। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट से केवल क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से 28 करोड़ आया, वो भी टोटल किससे आया है, आपके यहाँ पर डेट करेंगे आप इसको, ये इससे आया है रिकवरी ऑफ लोन से 28 करोड़। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट। अब देखते हैं कि मेजर ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है, मतलब ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो हमारे लिए इंस्ट्रूमेंटल रहे खर्चा करने के लिए भी और कमाई करने के लिए भी, वो हमारे देखते हैं। अब देखिए अगर हम टैक्स रेवेन्यू में देखें, सिर्फ टैक्स रेवेन्यू में, तो हाईएस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिली है, यानी टैक्सेस से जो पैसा हमने कमाने की एक्सपेक्टेशन रखी थी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी पिछला फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 23 और 24। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट 10.5, ये परसेंटेज बता रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज सीन अ स्लाइट ग्रोथ, यानी जो हम रेवेन्यू खर्चा करते हैं जैसे सैलरीज, पेंशंस, ये सब्सिडीज, इसमें थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिला है एज कंपेयर टू दी लास्ट ईयर। तो अगर आप देखें पिछले जो जिसका हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था जो 2024-25 वाला, उसमें बजट एस्टिमेट जो लगाया गया था उसमें नेगेटिव ग्रोथ किसमें मिली, बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो हमने खर्चा, देखो 2023-24 में जो हमने खर्चा करना था या जो किया, और 2024-25 का जो बजट एस्टिमेट लगाया गया था उसमें नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे ज्यादा रखा था, यहाँ पे 5.6% वो रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें जो हम खर्चा करेंगे उसमें थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली है। बाकी ग्रांट इन एड का तो आप देख ही रहे कि उसमें डिप आपको देखने को मिला है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर हम देखें दी फिस्कल इंडिकेटर एज परसेंटेज ऑफ द जीएसटीपी, यानी जो आपकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके परसेंटेज के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो व्हाट डू वी गेट इज दिस, एज पर द बजट एस्टिमेट्स रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस आर एस्टिमेटेड एट 18.15% ऑफ द जीएसटीपी। ये इन्फॉर्मेशन हम पहले भी देख चुके हैं, यानी जो हमारी, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपए हमारी जीएसटी अगर है, अपने जीएसटीपी है, उसमें से 18.15 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इससे रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है जी, राइट। और इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 10.86%, ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी देखी थी, जो कि 10.14% इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में था। तो इसमें भी इंक्रीज मिला है और इसमें डिक्रीज मिला है और इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू इज 1.57% ऑफ जीएसडीपी एज कंपेयर टू 1.58%, राइट। इसमें भी हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, 0.10 का आप देखेंगे डिक्रीज देखने को मिला है, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ये जो फीस फाइन्स जो मैंने आपको बताया, इसका भी जीएसडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में हमने एस्टिमेट कितना किया था, टोटल एक्सपेंडिचर 25.17 जो जीएसडीपी का रहेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें 20.10 रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें 2.70% रहेगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट का ये
एक्सपेंडिचर। तो अब हम चल रहे हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, यानी जो गवर्नमेंट की जो कमाई है, राइट, सॉरी, जो खर्चा है उसकी तरफ अब जाएंगे। अभी हमने वो जो आपका ओवरऑल पिक्चर देखा फिस्कल इंडिकेटर का, उसमें कमाई और थोड़ा थोड़ा हमने आपका खर्चा भी देखा। खर्चे को थोड़ा सा डिटेल में तो देखो, बजट में 98102 करोड़ इज एलोकेटेड टू एजुकेशन हेल्थ के लिए, इतना ही हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं बजट में हमने एक्सपेंडिचर के लिए क्या रखा था, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन थी बजट एस्टिमेट में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, जिसका अभी हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर वाज एस्टिमेटेड एट, ये हम पहले देख चुके हैं, जिसमें से 46,667 करोड़ वॉज ईयर मार्क फॉर रेवेन्यू एक्सपेक्ट। कुछ नहीं, पूरा खर्चा कितना एक्सपेक्ट किया था हमने, 58,440, ठीक है जी, जिसमें से हम पहले ही देख चुके हैं 4667 हमने किसके लिए रखा था, 4667 हमने इसके लिए रखा था, ठीक है जी। 4667 परसेंटेज में ये जीएसडीपी की परसेंटेज है, और 4667 हमने इसके लिए, इसमें से जो टोटल हमने रखा था, ठीक है जी। तो दिस इज इट। बाकी 79.85% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर विच बी स्पेंड ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। टोटल खर्चे का जो 79.85% है वो आप खर्चा करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, मतलब जो आपके डेली बेसिस के खर्चे, जिसमें सैलरीज आ गई, पेंशन आ गई, सब्सिडीज आ गई, राइट, जो आपके लोन्स आप पे कर रहे हो वो आ गए, है ना, तो ये उसमें आ गया। लोन्स का कौन सा, इंटरेस्ट वाला पार्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, प्रिंसिपल अमाउंट आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो टोटल खर्चे का 10.173 आपने खर्चा करने की बात कही थी, राइट, टोटल खर्चे का। बाकी आपका ये लोन्स, एडवांसेस, पब्लिक डेट यानी रीपेमेंट जो आप कर रहे हैं, यानी ये 9.38% आप अपडेट करोगे कहाँ पे, पब्लिक डेट, यानी जो आप रीपेमेंट करें। याद है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रीपेमेंट ऑफ लोन लिखा था हमने, वहां पे आप ये 9.38% इंक्लूड करोगे। बाकी चलो, अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर के सेगमेंट्स देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले ही देख चुकी है, ये आपको यही रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये ठीक है, जो कि जिसमें कि इंक्रीज हमें देखने को मिला है 5.05 का, यानी जो 2022-23 के लिए हमने एस्टिमेट लगाया था, ठीक है, जो एक्चुअली में हमने अचीव भी कर दिया, एक्चुअल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके मुकाबले जो हमने एस्टिमेट लगाया था 2024-25 के लिए, उसमें 5.05 का इंक्रीज है। टेक अ नोट ऑफ दिस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे हमने 6270 करोड़, जो कि 2.70% है जीएसडीपी का, एज कंपेयर टू, तो ये भी इंक्रीज हुआ, यानी जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेशन 2022-23 में रखा था, उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10.73% ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ये दिस इंफॉर्मेशन इज रिपीटेड इंफॉर्मेशन नाउ। तो अगर हम देखें, द गवर्नमेंट स्पेंड्स मेजर चंक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम देख चुके हैं 79.85% गवर्नमेंट सर टोटल खर्चे का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है, सिर्फ 10.35 खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन देखी। द कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोज 57.27% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी कमिटेड एक्सपेंडिचर, व्हिच इंक्लूड्स सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज। कमिटेड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स जहां पे गवर्नमेंट हैव द बाइंडिंग, जैसे कि सैलरीज पे करना, पेंशंस देना, ठीक है, सब्सिडीज पे करना, वो कमिटेड एक्सपेंडिचर में आता है। उस पे गवर्नमेंट, यानी देखो जैसे टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए में से 57.26% आपको खर्च करना पड़ेगा कमिटेड एक्सपेंडिचर में, जिसमें आपको सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज वगैरह देनी पड़ेगी। बाकी देखो ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन की गई है, देखो कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि सैलरीज एंड वेजेस में आप कितना परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर का खर्च कर रहे थे 2024 में, ये यानी सैलरीज एंड वेजेस में टोटल खर्चा कितने करने की बात की गई है 17,247, जिसमें से सैलरी एंड वेजेस पे कितना परसेंटेज हुआ 29.51। इसको आपको एक एक करके सब याद करने पड़ते हैं बाय हार्ट। सी, जो आपको याद करने हैं वो याद करने ही पड़ेंगे। सी, देयर इज नो शॉर्टकट ऑन दिस, बट यस, अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो जैसे अगर जो टोटल सैलरीज पे खर्चा किया गया है तो उसमें उसका परसेंटेज कितना है टोटल खर्चे का 29.51%, और खर्चा कितना है 17,247 करोड़ में है ये। इसी तरीके से पेंशन में इतना खर्चा किया गया है जो कि टोटल खर्चे का 17.04 है। इसी तरह इंटरेस्ट पे इतना खर्चा किया गया है जो टोटल खर्चे का 10.70% है। और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर जो कि पेंशंस, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट में होता है, वो टोटल खर्चे का 33
53,463 है, जो कि 57.26% है टोटल खर्चे का। बाकी अब देखो सब्सिडीज कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है ये देखना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको आपको इसका ध्यान ज़्यादातर रखना है। तो आप देखेंगे टोटल सब्सिडीज जो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो थी 1189 करोड़ की, जो टोटल खर्चे का 2.03%, और ये हमारा टोटल खर्चा हो गया 53,444। ठीक है जी, सो दिस इज इट। बाकी अगर हम ऐसे डेट पोजीशन देखें, राइट, कि डेट पोजीशन क्या है, कि डेट परसेंटेज एज दी जीएसडीपी, देखो क्या है कि इसको बोलते हैं डेट टू जीएसडीपी रेशो। जीएसडीपी रेशो, डेट टू जीएसडीपी रेशो मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो डेट लिया है उसको अगर हम जीएसडीपी के साथ, यानी डेट यानी कर्जा लिया है उसको हम जीएसडीपी के साथ अगर कंपेयर करें तो वो कितना है, तो वो जीएसडीपी कितना है, यानी 39.99% एज अगेंस्ट 37.35%। याद रखेंगे जब डेट टू जीएसडीपी इंक्रीजेस, सो दैट मीन्स द डेट अमाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंटर गवर्नमेंट, अगर हम सेंटर का निकालें, इट इंक्रीजेस बेसिकली, सो इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन बेसिकली, है ना। तो इससे इसका मतलब है कि डेट ज्यादा बढ़ गया है जीएसडीपी के कंपैरिजन में। ओके, तो बाकी आप देखेंगे ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है अबाउट दी जेंडर बजटिंग। आप जानते हैं इंडिया में बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जेंडर बजटिंग, जहाँ पे हम स्पेसिफिक जेंडर्स, स्पेसिफिक मार्जिनलाइज पीपल, पुअर पीपल, उनके बारे में बजट में कोई ना कोई हम स्कीम लेके आते हैं, दैट इज सेंट्रलाइज टूवर्ड्स दी एससीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, है ना। बाकी इस बार ये एक नई इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इसको हम बोलते हैं वित्तीय घाटा, और ये होता है राजस्व घाटा। वित्तीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, जब जितना भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है अगर हम उससे माइनस कर दे गवर्नमेंट की कमाई, तो हमें जो मिलता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट ध्यान से समझेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली जब रेवेन्यू रिसीट्स कम हो जाते हैं कैपिटल रिसीट्स से, राइट, वो आपका रेवेन्यू आपका घाटा है। दैट मीन्स देखो इसको हम एक फॉर्मूले से समझे, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिस, ये वाला पार्ट माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, यानी सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट का घाटा अगर हम निकाले दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अगर हम देखें फिस्कल डेफिसिट, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड थी हमारे पास, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज, याद रखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ठीक है, अब इसमें एक कैच है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट, बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, बट प्लस आप केवल करते हैं, देखो रेवेन्यू रिसीट में आप केवल प्लस करते हैं कैपिटल रिसीट का नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी आप इसमें से बोरोइंग यानी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आपको एक्सक्लूड करना होता है। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। ओके, तो ये है आपका कितना इस बार, यानी ये करोड़्स में आपको बताया गया है, करोड़्स में, यानी इतनी कमी हो गई है फिस्कल डेफिसिट। तो आप देखेंगे चाहे सेंट्रल लेवल का बजट हो, स्टेट लेवल का बजट हो, उसमें हमेशा डेफिसिट ही दिखता है, मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा एक्सीड कर देता है अपनी कमाई से। तो यानी टोटल खर्चा कितना एक्सीड किया है गवर्नमेंट ने अपनी कमाई से, वो है 10,783 करोड़, और रेवेन्यू डेफिसिट आप देख रहे हैं वहीं पे कितना है 4,513। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाउ आई होप इट इज क्लियर। तो वैसे ही हमेशा की तरह वैसे ही आप देखेंगे चैप्टर 3 के भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।